हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज की जो क्लास है आपकी बहुत रोचक रहने वाली है क्योंकि आपके सामने है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। क्या है ये, किस प्रकार बनाया गया है, कैसे हेल्प करेगा हमें, उसे जानते हैं। टोटल जो है इसमें दोस्तों 29 पेजेस हैं, आप देख सकते हैं 29 पेजेस आपके यहाँ पर ऊपर आ रहे हैं पीडीएफ में। और इन 29 पेजेस में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, वो सभी मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिलेबस से। वैसे देखा जाए तो थ्योरी की कोई लिमिट नहीं है। ये जो 30 पेज हैं, 29 पेज हैं, ये हो सकता है 70 पेज की थ्योरी कर लो, 100 पेज की थ्योरी कर लो, आप जितनी करना चाहे उतनी कर सकते हैं। पर थ्योरी में से आपका जो है 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 16 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। और अगर मैं बोलूं कि उसे चॉइस में छोड़ा जा सकता है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है, और उसके बाद भी कंपलसरी क्वेश्चन में या किसी और क्वेश्चन में थ्योरी का पूछ लिया गया, तो भी 10 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, 8 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। दैट मीन्स कि अगर आप थ्योरी नहीं करते हैं, करते ही नहीं बिल्कुल भी, सारा प्रैक्टिकल करते हैं, और जो प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं उसकी जो थ्योरी रिलेटेड है वो आपको समझ में आई है कि एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है, आइडल टाइम क्या होता है, वो सब आपको समझ में आया है, तो इन अ नटशेल आप लोग 90 मार्क्स की तैयारी करके एग्जाम में जा रहे हैं। मतलब ये 29 पेज आप नहीं पढ़ेंगे, और जितने आपको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नोट्स दिए हैं, जिसका मैंने पूरा बना लिया है, करीब 100-150 पेज के नोट्स हैं, 100-120 पेज के नोट्स हैं, तो वो मैंने लर्नजअप की ऐप पे डाल दिए हैं कोर्स मटेरियल सेक्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ वो करेंगे तो भी आपका 90 नंबर तो आने से कोई नहीं रोक सकता है, 90 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाएंगे। और थ्योरी का पढ़ लेंगे थोड़ा सा, जो 29 पेजेस हैं, तो करीब करीब 95 से 100 मार्क्स के बीच में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 95 से 100 मार्क्स की प्रिपरेशन बहुत होती है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, और मुझे लगता है कि इसके बाद जो है मुझे और पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, बुक के पीछे के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो सब मैं प्रैक्टिस करवाते रहूंगा अपने आइडल टाइम में। तो जिन लोगों को रुचि है, देखने में इंटरेस्ट है, वो बाद में देख सकते हैं, पेपर तक देख सकते हैं, नहीं तो वो छोड़ सकते हैं कि जितना हो गया, जितने नोट्स हो गए, जो थ्योरी करवा दिया वो कर लेते हैं, और थ्योरी भी नहीं हो रहा, टाइम कम है, थ्योरी भी छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा हो चलो मटेरियल कॉस्टिंग तक पढ़ लेना, 10 पेज पढ़ लेना पहले, बहुत है, बहुत है। और बाकी जो मैंने आपको करवाया है प्रैक्टिकल में वो सारा कर लेना, तब भी आपकी 90 प्लस की तैयारी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं, ये आपकी जो बुक है इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यहां पर जो है ना दोस्तों, यहां पर जो है, मैं लाइन बाय लाइन आपको नहीं करवाने वाला हूं, एक एक लाइन रीड करके नहीं करवाने वाला हूं। यह थ्योरी बहुत ही बेसिक है, आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, रिपीटेटिव चीजें आएगी तो आप इसे खुद से पढ़ सकते हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, हाँ, एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। एन्यूमरेट द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। यार, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब है जो हम कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करते हैं, कॉस्ट असर्टेन करते हैं, कॉस्ट का पता लगाते हैं, उसका फायदा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से सबसे पहले तो आप कॉस्ट का पता लगा सकते हैं, और उसके एक एक एलिमेंट का पता लगा सकते हैं, टोटल कॉस्ट का नहीं, एक एक एलिमेंट का भी और टोटल कॉस्ट का, दोनों का पता लगा सकते हैं अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपनी एंटिटी में लगाया है, या आप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, डिटेल्स वगैरह बनाते हैं। साथ ही में आप टोटल कॉस्ट के बाद आप अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट पता होगी तो आप उसके हिसाब से अपनी सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे। मान लेते हैं फ्यूचर में कोई चेंज होने वाला है, तो उसके हिसाब से आपने बजट बनाया, तो बजट बनाया तो आपको तब भी कॉस्टिंग का आप सब कुछ बनाते हैं, डिटेल वगैरह आपके पास डेटा रहता है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि मुझे क्या सेलिंग प्राइस बढ़ानी चाहिए फ्यूचर में, नहीं बढ़ानी चाहिए। आप बहुत सारी चीजें फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं, आप कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन में उससे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास बजट नहीं होएगा, स्टैंडर्ड नहीं होएगा, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और ये डिटेल होगी आपके पास तो सब कुछ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, और जो स्टैंडर्ड सेट करे उसे और रिड्यूस कर सकते हो। आप एक एक एक्टिविटी का प्रॉफिट निकाल सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टोटल प्रॉफिट पता लगता है, जितना प्रोडक्ट बेचा, एक एक एक्टिविटी से क्या प्रॉफिट आ रहा है वो आप फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास कॉस्ट का ब्रेकअप है। और मैनेजरियल को डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है। यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, संक कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आपसे पूछा गया है। कन्वर्जन कॉस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और पूछा जा सकता है। यानी जब आप रॉ मटेरियल खरीद लेते हो, उस कॉस्ट को हटा दो, और उस कॉस्ट के बाद उसे कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट है वो सब डाल दो। यानी रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट लग गई,
अब उसके बाद की जो कॉस्ट है फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक की, वो सारी की सारी कन्वर्जन कॉस्ट है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने तक की कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट है, बट इसमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट नहीं आती। वरना तो फिर सेम हो जाएगा, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वही कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगी। जी नहीं, कन्वर्ट करने की कॉस्ट आती है, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट के अलावा जो बाकी सारी कॉस्ट लग रही है फिनिश प्रोडक्ट बनाने तक, वो सारी कॉस्ट डालते हैं, उसे कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। संक कॉस्ट क्या है? संक कॉस्ट का मतलब है जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो हो चुकी है, उसे संक कॉस्ट बोलते हैं, और वो आपके प्रेजेंट डिसीजन मेकिंग में कोई भी हेल्प नहीं करेगी, करेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। इसका दूसरा नाम इररिलेवेंट कॉस्ट है। और एग्जाम्पल के तौर पे, इन केस ऑफ डिसीजन relating to the replacement of a machine, the written down value of the existing machine is a sunk cost and therefore is not considered. मैंने एक सामान खरीद लिया, वो खरीदने के बाद मुझे मालूम है सेकेंड हैंड भी नहीं बिकता है, वो खराब है, वो मैंने इनकर कर ली है कॉस्ट मशीन की। अब मुझे फ्यूचर में क्या करना है, उसका जो डिसीजन मैं लेने वाला हूं उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यार मैंने पास्ट में ज्यादा कॉस्ट कर दी है ना, इसलिए मैं फ्यूचर में ये डिसीजन नहीं लेता। जो कॉस्ट हो गई है वो आपके फ्यूचर डिसीजन को इंपैक्ट नहीं करेगी, और वो कॉस्ट हो चुकी है तो संक कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट इनकर कर ली है पर आपके डिसीजन मेकिंग में उसका भी कोई रोल नहीं है, जो फ्यूचर के डिसीजन आप लेने वाले हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको मालूम ही है, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। आज जो है 10 लाख रुपए जो है, मुझे सैलरी मिलती थी 11 लाख ही थी, बोनस मिलता 12 लाख और एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, तो 12 लाख प्लस की सैलरी छोड़कर अगर मैं यहाँ पर टीचिंग कर रहा हूँ, तो टीचिंग करने के लिए जो मैंने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव मेरा था उसे मैंने छोड़ दिया, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, 12 लाख रुपए प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। डिस्कस द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए, कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना इंफॉर्मेटिव और सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उसको देना चाहिए, मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए बन रहा है, टॉप मैनेजमेंट के लिए भी उसमें कुछ ना कुछ डेटा निकलेगा, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ डेटा निकलेगा, रिपोर्ट्स निकलेगी, जिससे उनको हेल्प होगा, उन्हें कॉस्ट कंट्रोल करने में, इंप्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प होगा। तो ऐसा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद लगाना चाहिए। मतलब 5 बंदों की टीम है, आप लोग काम करते हैं, आप कहते हैं हम अपना इंटरनल ऑडिट करवा लेते हैं, कंपल्शन नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप कहते हैं इंटरनल ऑडिट करा लेते हैं, तो भाई उसका बेनिफिट क्या आएगा, तुम जितनी कॉस्ट इनकर करोगे इंटरनल ऑडिटर आएंगे, कुछ कर तो पाएंगे नहीं, फीस तो वो लेंगे। सिमिलरली कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, आपका बजट नहीं है, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है और लगाने चले हो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को देखना चाहिए। प्रोसीजर जो है अ केयरफुली फेज प्रोग्राम should be prepared by using network analysis for the introduction of the system। मतलब अच्छा अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाना है तो उसका एक फ्लो चार्ट आपको बनाना चाहिए कि कैसे कैसे कहाँ से रिपोर्ट निकलेगी, डेटा जाएगा और क्या स्टेजेस रहेगी, वो आपको पहले ही डिजाइन कर लेना चाहिए। एंड ट्रस्ट, मैनेजमेंट को हमेशा भरोसा होना चाहिए जो सिस्टम के बेसिस पर वो डिसीजन लेने वाले हैं। अगर भरोसा ही नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, भरोसा करना चाहिए और उसे इम्प्रूव भी करना चाहिए, तभी वो बेस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनकर निकलेगा। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है, ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होती है। प्री प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब है कि प्रोडक्शन करने से पहले की कॉस्ट, यानी जो आप मेन प्रोडक्शन अभी स्टार्ट कर रहे हो, बल्क में सप्लाई करने के लिए प्रोडक्शन आप स्टार्ट करने वाले हो, उससे पहले आप कौन सी कॉस्ट इनकर करोगे। जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको पहले डेवलप करोगे ना, फिर उसे प्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, तो इसीलिए इसमें सारी डेवलपमेंटल कॉस्ट आती है कि भैया ये मेरा प्रोटोटाइप है, ये मैं आपको बना कर दूंगा, सैंपल वगैरह आपने बनाया, ट्रायल रन वगैरह आपने चलाया, प्रीलिमिनरी टू फॉर्मल प्रोडक्शन। तो फॉर्मल प्रोडक्शन होने से पहले की जो कॉस्ट आपने इनकर करी वो सभी प्री प्रोडक्शन कॉस्ट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट तो आपको पता ही है कि जो आप रिसर्च करते हैं, डेवलप करते हैं कोई भी चीज, उसको रिसर्च करने की कॉस्ट, डेवलप करने की कॉस्ट को रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट बोलते हैं। और जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो स्टाफ को ट्रेन करने की कॉस्ट है, जो वर्कर हैं, अप्रेंटिस हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको ट्रेन करने की कॉस्ट है, वेजेस सैलरी जो दी जाती है उसी का एक तरह से ये पार्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं एन्यूमरेट द फैक्टर्स which are to be considered before installing a system of cost accounting in a manufacturing organization। क्या चीजें देखकर हमें इंस्टॉल करना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम
इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या बातें देखनी चाहिए, किन चीज़ों का हमें एनालिसिस करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, वो देखना चाहिए कि हम क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगा रहे हैं, कौन सा बिजनेस है, कौन सी इंडस्ट्री है जहां पर हम लगाने का सोच रहे हैं, हमारा पर्टिकुलर कंपनी का कौन सी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं जहां पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है, मतलब क्या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, बॉटम मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, सभी के गोल्स को सेटिस्फाई करे, जो हिरार्की में सभी लोग आ रहे हैं उन सभी को सेटिस्फाई कर पाए, ऐसा सिस्टम हमें लगाना चाहिए। तो पहले हम उसे स्टडी करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, वो समझना पड़ेगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने से पहले। मतलब जैसे कि आप अकाउंटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं कि अगर किसी एंटिटी में ओरेकल नहीं लगा हुआ है, एक्सेल पे रिकॉर्डिंग होती है, टैली पर होती है, वो ओरेकल लगाना चाहते हैं फॉर रिकॉर्डिंग देयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, तो उसके लिए भी पूरा एक प्रोसेस फ्लो चार्ट बनता है कि सिस्टम में कैसे कैसे चीजें जाएगी, कौन कहां पर एंट्री कर सकता है। एक बंदा सब कुछ एंट्री नहीं कर सकता ना, स्टोर वाला क्या कर सकता है उस पे, उसके पास क्या रिपोर्ट का एक्सेस रहेगा, क्या चीज वो निकाल पाएगा, एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, फाइनेंस वाले के पास कौन सा एक्सेस रहेगा, ऐसे होता है, आईटी वाले के पास कौन सा रहेगा। तो ये सारी चीजें होती है। तो वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी का रिक्वायरमेंट कंसीडर करने के बाद कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आपको कोई रिपोर्ट देनी है, आपको स्टॉक स्टेटमेंट देनी होती है लेंडर बैंक को और मंथली बेसिस पर देनी होती है, पर आपने जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाया है उसमें मंथली रिपोर्ट निकल ही नहीं सकती है, उसमें निकलेगी एनुअल रिपोर्ट। तो गड़बड़ हो जाएगा ना कि आप साल में एक ही बार स्टॉक की रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जबकि आपकी रिक्वायरमेंट है, ये स्टैट्यूटरी कोई रिक्वायरमेंट वगैरह आ गई, टैक्स अथॉरिटीज को कुछ फाइल करने का आ गया, वो मंथली बेसिस पर करना है। तो वैसी रिपोर्ट आप निकाल सकें सिस्टम में, आप वैसा बनाइएगा। तो ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी, जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वगैरह है वो कर पाए आप, उसमें जो डिटेल्स देनी है वो दे पाए, ये सोचकर आप पूरा सिस्टम डिजाइन करिएगा। जो आपका क्वेश्चन 6 है वो कहता है यू हैव बीन आस्क्ड टू इंस्टॉल अ कॉस्टिंग सिस्टम इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, व्हाट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज विल यू एक्सपेक्ट एंड हाउ विल यू प्रपोज टू ओवरकम द सेम। अब आप लगाने जाइए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, क्या होएगा, सोचिए क्या होएगा। मैनेजमेंट बोलेगी भाई ये सिस्टम आ गया ना तो हम पे पूरा पूरा चेक लग जाएगा कि हम कितना प्रोडक्टिविटी के हिसाब से काम करते हैं, सारी रिपोर्टें निकल जाएगी, उन्हें डर लगने लगेगा, तो वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंटल स्टाफ। उन्हें लगेगा कि अगर ये सिस्टम आ गया तो हो सकता है हमारी जॉब चली जाए, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम आ जाएगा। नॉन कॉपरेशन फ्रॉम यूजर डिपार्टमेंट, भाई जो फोरमैन है, सुपरवाइजर है, अदर स्टाफ मेंबर्स हैं, वो कॉपरेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाने जाओगे तो विदाउट इंटरेक्टिंग विद दीज ऑल पीपल, की जो लोअर लेवल पे प्रोडक्शन एक्टिविटी वगैरह हो रही है उनसे बात किए बिना आप सिस्टम लगा नहीं सकते। और अगर आप उनसे बात करने जाओगे तो बोलेंगे यार इससे हमें कोई पैसा तो मिल नहीं रहा, हमें अपना नॉर्मल काम भी करना है और ये जो बाहर से ऑर्गेनाइजेशन है ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करने के लिए उन्हें भी टाइम देना है समझाने के लिए कि ऐसे हमारी वर्किंग होती है। तो वो भी थोड़े से रिलक्टेंट रहते हैं और कई बार ट्रेंड स्टाफ भी आपके पास नहीं होता है। जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आएगा उस पर काम करने के लिए आपके स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए, तो उसकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई जाती है। जैसे ओरेकल इंस्टॉल हुआ था एक कंपनी में जो मुझे मालूम है, जहां हम ऑडिट करने गए थे वहां पर स्टाफ की ट्रेनिंग हुई थी और लाखों रुपए का खर्चा आया था, क्योंकि जो लोग आए थे ट्रेन करने के लिए उन्होंने बहुत पैसे लिए। अब इन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? यू हैव टू सेल आइडिया टू टॉप मैनेजमेंट। उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि आइडिया जो है ना उससे आपका फायदा होगा, आपके बेटर रिजल्ट्स आएंगे, आपका प्रमोशन होएगा, आप शेयर होल्डर को बेटर रिपोर्ट दे पाओगे, मार्केट कॉम्पिटेंस आपकी बढ़ेगी बिकॉज यू विल हैव ऑल द डेटा। उन्हें सेल करना पड़ेगा आइडिया और ये बोलना पड़ेगा भैया कॉस्ट बेनिफिट बहुत है इसमें, आप थोड़े से पैसे लगा रहे हो, बेनिफिट आपको दिखाना पड़ेगा बहुत ज्यादा है। तो तब जो है टॉप मैनेजमेंट मानेगी। जब टॉप मैनेजमेंट को मनवा लिया तो उसके बाद क्या करेंगे? रेजिस्टेंस एंड नॉन कॉपरेशन कैन बी ओवरकम बाय बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच, प्यार मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी, घुमाना फिराना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे मनाएं भाई ने। होता है सर, प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द स्टाफ एट ईच लेवल। अब स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो जो नेक्स्ट इंप्लीमेंट होने के बाद जो नेक्स्ट एंट्री वगैरह करनी है, सब कुछ काम करना है, वो कर पाए। एंड रेगुलर मीटिंग शुड बी हेल्ड विद द कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, यूजर डिपार्टमेंट, स्टाफ एंड टॉप मैनेजमेंट टू क्लैरिफाई देयर डाउट्स एंड मिसगिविंग्स, या जो भी उनके गलत गिले शिकवे हैं, कुछ भी गड़बड़ हो रखी है,
जो बोल रहे हैं कि गड़बड़ है, हम कहेंगे नहीं गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। हम उन्हें दिलासा देंगे और उनके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं काम। Why cost and management accounting information are required? Why cost and management accounting information are required by the staff at a operational level? भाई टॉप मैनेजमेंट को चाहिए मालूम, मिडिल लेवल को चाहिए, ऑपरेशनल लेवल जो काम कर रहे हैं उन स्टाफ को क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत है? क्यों चाहिए सर? ताकि उन्हें अपने गोल्स का मालूम हो, पता रहे कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से आ रहे हैं उन्हें मालूम रहेगा कि भैया इतने आवर्स में हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, अगर मैं थोड़ा सा लेट करता हूं तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या जाएगा, प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे ना, मैनेजमेंट का प्रॉफिट कम हो जाएगा अगर मैं प्रोडक्टिविटी में ढील छोड़ता हूं। उन्हें अपने गोल्स पता है। टू नो द प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही बिल्स ऑफ मटेरियल बनता है, और बिल्स ऑफ मटेरियल में लिखा होता है किस क्वालिटी का कितना कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कितनी क्वांटिटी का चाहिए फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। और वही कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको हेल्प करता है कि अच्छा कोई नया बंदा ज्वाइन करेगा उसे ही मालूम पड़ेगा, अच्छा ये बना रहे हैं, ये इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, ये स्टोर से हमें मंगवाना होता है, वो बिल्स ऑफ मटेरियल है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। टू नो द परफॉर्मेंस पैरामीटर अगेंस्ट विच देयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, आपने सेट किया हुआ है। जैसे आप लेबर में देखते हैं इंसेंटिव मिलेगा आपको लेबर कॉस्टिंग में, तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड देख लिया कि अच्छा ये है, इससे ज्यादा मुझे परफॉर्म करना है, तो उन्हें मालूम रहेगा। टू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, प्रॉफिटेबिलिटी एटसेट्रा, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे क्या होते हैं, उनके बारे में भी इन्हें जानकारी मिलेगी कि अच्छा ये कॉस्ट सेंटर है, ये प्रॉफिट सेंटर है, ये रेवेन्यू सेंटर है। अलग अलग सेंटर के बारे में उनकी जानकारी डेवलप होगी बाय यूजिंग द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, बाय यूजिंग कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, और प्रोक्योरमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट, कस्टमर सर्विस में क्या चीज ड्राइव करेगी। कॉस्ट ड्राइवर वो होता है जो कॉस्ट को ड्राइव करता है, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है कॉस्ट इनकरेंस के लिए, जिसकी वजह से कॉस्ट हो रही है, ज्यादा या कम कॉस्ट उसी की वजह से होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट है, तो उसको ड्राइव करने के लिए है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, उसको ड्राइव कर रहे हैं नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ सप्लायर्स, नंबर ऑफ आइटम्स प्रोक्योर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ परचेजेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। ये चीजें इंपैक्ट करेगी प्रोक्योरमेंट की टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। ज्यादा सप्लायर से सामान आ रहा है, ज्यादा सप्लायर की कोटेशन इवैल्यूएट करनी पड़ रही है, ज्यादा नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स आ रहे हैं, बार बार मेरी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ रही है। उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट क्या होगी। जो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है वो डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट से। अगर ज्यादा नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो फिर कॉस्ट ज्यादा होगी, कम रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं कॉस्ट कम होगी। पर्सनल आवर्स ऑन अ प्रोजेक्ट, ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स लोग काम कर रहे हैं ज्यादा पैसे लेंगे, रिसर्च कॉस्ट बढ़ जाएगी। कम नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहे हैं कम कॉस्ट लगेगी। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा है, रिसर्च में और टाइम लगेगा तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, उसे डेवलप करने में कॉस्ट ज्यादा लगेगी। जो कस्टमर सर्विस है उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स, ज्यादा कॉस्ट लगेगी अगर ज्यादा नंबर ऑफ कॉल्स आ रही है, उसको मैनेज करने के लिए ज्यादा एम्प्लॉयज मुझे रखने पड़ेंगे, ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, ज्यादा टेलीफोन्स वगैरह चाहिए होंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, ज्यादा नंबर प्रोडक्ट सर्विस करते हैं तो फिर ज्यादा कॉस्ट हो सकती है कस्टमर सर्विस की, क्योंकि हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मुझे एक अलग बंदा रखना पड़ सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक बंदा सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा। आवर्स स्पेंट इन सर्विसिंग ऑफ प्रोडक्ट, इन सब फैक्टर्स पे जो है ये पर्टिकुलर कॉस्ट डिपेंड करती है। जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो उसके कॉस्ट ड्राइवर हैं। डिस्कस द कॉस्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी एंड कंट्रोलेबिलिटी, मतलब अगर आप वेरिएबिलिटी से बात करेंगे तो आपको पता है फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो कि फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो सेम रहती है बट टोटल में चेंज होती है, ज्यादा बनाओगे ज्यादा लगेगी, कम बनाओगे कम लगेगी। सेमी वेरिएबल, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जो है इसका फिक्स्ड होता है और दूसरा कंपोनेंट इसका वेरिएबल होता है, ये टाइप ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। एग्जांपल है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का, जैसे कि टेलीफोन बिल्स, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। अब बिजली का बिल जो है 200 रुपये तो आएगा मिनिमम, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चाहे आप कुछ भी यूज करें यूनिट्स का, कुछ भी ना करें 200 मिनिमम बिल है। और अगर आप 100 यूनिट तक यूज करते हैं तो भी 200 रुपये ही आएगा। 100 यूनिट से ज्यादा यूज करेंगे तो फिर पर यूनिट 4 रुपये और आना स्टार्ट होएगा, अ काइंड ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन कंट्रोलेबिलिटी तो आपकी कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आएगी, यानी कि जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं या जिस भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं उस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, कम ज्यादा किया जा सकता है, तो फिर वो कंट्रोलेबल है। कंट्रोल नहीं किया जा सकता वो अनकंट्रोलेबल है। एग्जाम्पल देखिए, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द टूल रूम इज कंट्रोलेबल बाय द फोरमैन
in charge of that section, but share of the tool room expenditure which is apportioned to the machine shop is not controlled by the machine shop foreman. ये है ना, जो मशीन पर काम कर रहा है और जो टूल पर काम कर रहा है बंदा, तो टूल पर काम करने वाला बंदा उस टूल रूम के खर्चे जो है उसे कंट्रोल कर सकता है, पर जो उसका हिस्सा मशीन शॉप पर जाएगा, तो जो मशीन शॉप पर काम कर रहा है बंदा वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उसके लिए अनकंट्रोलेबल खर्चा है। ये डिस्टिंग्विश यहाँ पर किया हुआ है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं दोस्तों, वो क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, वो टाइप्स यहाँ पर बताया हुआ है। कॉस्ट सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर कॉस्ट इनकर हो रही है उसे कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। जहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो रेवेन्यू सेंटर है। अगर आप बाकी कंपनीज की बात करेंगे जो सामान बनाते हैं और अपने आउटलेट्स पर बेचते हैं, तो जहाँ पर सामान बना रहे हैं फैक्ट्री में वो उनका कॉस्ट सेंटर है, और जहाँ पर माल बिकने के लिए जा रहा है वो पर्टिकुलर सेंटर रेवेन्यू सेंटर है, क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होएगा, वहाँ पे माल की बिक्री होगी और जनरेट होएगा। प्रॉफिट सेंटर क्या है, जहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों लगता है। जैसे मैंने अपना बताया, मेरी जो वेबसाइट है उसका मैंने आपको बताया, रेवेन्यू भी है और खर्चे भी लगते हैं। जैसे कि ब्रांचेस, अगर आपका कोई आउटलेट नहीं है जिस आउटलेट से सिर्फ सेल होती है, बट आपकी कोई ब्रांच है जो अपनी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज भी करती है और साथ में रेवेन्यू भी लेकर आती है, बैंक की ब्रांचेस हैं, तो एक तरह से वो प्रॉफिट सेंटर है कि उसमें से मुझे नेट प्रॉफिट जनरेट करना है, जो रेवेन्यू आ रहा है वो खर्चे कम करने हैं और नेट रेवेन्यू जनरेट करना है, नेट प्रॉफिट जनरेट करना है। कुछ आपके इन्वेस्टमेंट सेंटर होते हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विच आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप करते हैं मशीनरी में, आप और जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे रिटर्न जनरेट होता है। दे आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी बट ऑल्सो हैज द अथॉरिटी टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यानी जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि कौन सा एसेट बाय करना है या लीज पर लेना है, वो सारे जो हैं चीज़ों को इवेलुएट कर रहा है, वो आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर है। वहां से चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते हैं, उस सेंटर का काम है इन्वेस्टमेंट करना। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन में आपको ऑलरेडी करा चुके हैं ना इंट्रोडक्शन में। एक्सप्लेन द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हाउ दीज आर मेजर्ड एंड देयर ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस को हम चार्जेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, यानी डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, उसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सपेंस अगर है, उसके अलावा कुछ भी है जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में मेजर हिस्सा भी रखता है, और नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ेंगे तो बढ़ेगी, नंबर ऑफ यूनिट्स कम होंगे तो कम होगी। एग्जाम्पल, कोई बंदे ने डिजाइन दिया जो रॉयल्टी चार्ज करेगा जितने आप प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, तो आप हर प्रोडक्ट में उसका डिजाइन यूज कर रहे हैं। अब जो डिजाइन है वो तो इंटेंजिबल है, वो ना मटेरियल है। हाँ, मटेरियल को आप उस फॉर्म में ला रहे हो, डिजाइन की फॉर्म में डाल रहे हो, बट मटेरियल तो मटेरियल लग रहा है, लेबर काम कर रही है। जो डिजाइन है उसकी भी कॉस्ट आप जोड़ रहे हो, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट लाए हैं उसका हायर चार्जेस हो गए, कोई आपने सॉफ्टवेयर यूज किया उसके चार्जेस हो गए, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, तो ये सब चीजें हो सकती है। जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप इसे प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं, ये प्राइम कॉस्ट में दिखता है। मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया, पर मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, मैं लाइन बाय लाइन आपको बच्चों की तरह नहीं करवा रहा हूँ। अभी मालूम है आपको कि 10 नंबर से ऊपर का थ्योरी का वेटेज नहीं है, 90 नंबर तो आपका हो ही जाना है जो प्रैक्टिकल हमने किया है, और इस 10 नंबर के लिए लाइन बाय लाइन की डिस्कशन नहीं होगी। यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो आप लिख पाओ। वैसे तो आपको आना ही चाहिए, अगर हमने पढ़ा है तो इतना सब कुछ आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था, बट फिर भी आप लोग कुछ ना कुछ लिख पाएं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस आए, चार्जेबल एक्सपेंस लिखा हो तो आपको मालूम है ये क्या होता है, एक दो एग्जाम्पल दे पाए, उसका ट्रीटमेंट बता पाए, जब प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनता है, तो वो सब चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन 13 यहाँ पर आ रहा है, स्टेट द टाइप ऑफ कॉस्ट इन द फॉलोइंग एरियाज। इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो। आपकी खुद की कैपिटल है तो खुद की कैपिटल पर इंटरेस्ट आप नहीं लेते हो, अपनी कैपिटल से तो पैसा कमाकर प्रॉफिट कमाते हो, बट आपने जो कैपिटल अपनी खुद की लगाई है उस पर इंटरेस्ट आप नहीं देते, और बाहर वालों से जो पैसा लिया उस पर आप इंटरेस्ट देते हो। तो जो आप अपनी कैपिटल पर पैसा नहीं देते वो एक तरह से इम्प्यूटेड कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट है, आपकी लग नहीं रही। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग न्यू मशीन। अगर आपने बैंक डिपॉजिट तोड़वा ली तो उससे आने वाले जो इंटरेस्ट है वो गवा दोगे, और मशीन में आप पैसा लगाने वाले हो, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वैसे देखा जाए तो इम्प्यूटेड कॉस्ट भी एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है, पर इसका एक अलग नामकरण कर दिया है और आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। आपने कुछ खर्चा पे कर दिया, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट वगैरह पे कर दिया, और वो शट हो रही है, बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, तो वो शट डाउन कॉस्ट है। बंद होने के बाद भी होती रहेगी इनकर शट डाउन कॉस्ट। कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। एक्विजिशन एंड कन्वर्जन,
सिर्फ कन्वर्जन लिखा होता, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, तो वो है आपकी कन्वर्जन कॉस्ट। एक्वायर भी करना है और कन्वर्ट भी करना है, वो पूरी की पूरी आपकी है प्रोडक्ट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है मैं ऑलरेडी बता चुका, फीफो मेथड क्या होता है, लीफो क्या होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या होती है अभी आपको ऊपर बताया, एग्जांपल दिया, आपने कुछ पैसे डाले, उस पर आपको इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा, आपके खुद के पैसे हैं, अपने बिजनेस में डाले हैं, उसमें जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो इम्प्यूटेड कॉस्ट है। और आप वो काम करने के बजाय कुछ और काम कर सकते थे, वहां से पैसे आ सकते थे, वो आपने अपॉर्चुनिटी गवा दी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कैपिटलाइज कॉस्ट क्या है कि आप जो है एसेट में रिकॉर्ड करते हैं, वो आपकी कैपिटलाइज कॉस्ट है। स्टेट द टाइप ऑफ कॉस्ट इन द फॉलोइंग एरियाज, ये मैंने इसके आगे ही लिख दिया है। जैसे इंटरेस्ट वाला है इम्प्यूटेड कॉस्ट, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया ये वाला। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में डिफरेंस ये है कि जो गुड्स आप खरीदते हैं उसके अंदर आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन दे आर अटैच्ड टू द प्रोडक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरी वैल्यूएशन फॉर फिनिश्ड गुड्स और फॉर इनकम्प्लीटेड गुड्स। प्रोडक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेंटरीएबल कॉस्ट। इन्वेंटोरिएबल कॉस्ट under absorption costing method, it includes direct material, direct labor, direct expenses, direct attributable cost and other production cost, manufacturing overheads. Under marginal costing, the product cost includes all variable cost as well as all the fixed costs are deducted from the contribution. तो इसे बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या है? which are not assigned to the product but are charged as expense against the revenue of the period in which they are incurred. General administration, marketing, sales and distributor overheads, sales and distribution overheads are recognized as period cost. मतलब प्रोडक्ट को बनाने में जिसकी हिस्सेदारी नहीं है वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है, वो पीरियड कॉस्ट है, कि जिसे आप एक्सपेंस में चार्ज तो करेंगे पर प्रोडक्ट बनाने में उन्होंने ज्यादा योगदान नहीं दिया है, ना डायरेक्टली ना थोड़ा इनडायरेक्टली नहीं दिया। सर एडमिन का जो खर्चा है वो प्रोडक्ट बनाने में कोई योगदान नहीं दे रहे। हाँ बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली तो आप बोलेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ही, हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पर प्रोडक्ट को बनाने में उनका योगदान नहीं है, इसके लिए वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। और इनडायरेक्ट मटेरियल जो है भले इनडायरेक्ट है पर प्रोडक्ट को बनाने में उनकी हिस्सेदारी है। इनडायरेक्ट लेबर जो काम कर रही है वहां पर फैक्ट्री के अंदर भले ही इनडायरेक्टली रिलेटेड है, सपोर्ट कर रही है डायरेक्ट लेबर को, बट फिर भी रिलेटेड तो है, प्रोडक्ट तो बन रहा है, काम तो कर रहे हैं। एडमिन वाला बंदा बैठा है, फाइनेंस का बंदा अपने वहां पर बैठा है, उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है प्रोडक्ट को बनाने में, इसके लिए वो पीरियड कॉस्ट में आएगा, उसकी सभी सैलरी वगैरह, एडमिन, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एटसेट्रा। जॉब और बैच कॉस्टिंग में क्या फर्क है? देखो जॉब कॉस्टिंग तो एक स्पेसिफिक कॉस्टिंग है, एक बंदा काम लेकर आया, वो काम आप करेंगे, कितना कॉस्ट लगा, मार्कअप जोड़ेंगे, बेचेंगे, जॉब कॉस्टिंग है। अगर आपको स्पेसिफिक जॉब की कॉस्ट निकालनी है, सिंगल जॉब की, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट निकालनी है कि बंदा आ रहा है, काम करवा रहा है, जा रहा है, उसे बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। और जो बैचेस होते हैं वहां पर सेम टाइप की जॉब जो है, होमोजेनियस प्रोडक्ट जो है उसे कंबाइन कर देते हैं। जैसे मेडिसिन का पत्ता आता है, वो कई पत्तों का एक बैच होता है, सेम ही दवाइयां बन रही है पर 10 पत्तों का एक बैच बोला जाता है, उसे बैच कॉस्टिंग बोलते हैं। तो बैचेस में वहां पर जो है कोडिंग होती है, बैचेस में जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बनते हैं। जॉब में सब यूनिक रहता है, अलग अलग जॉब आती है। जैसे टेलर है, टेलर के पास क्या जाती है, जॉब जाती है, और वहीं फैक्ट्री में आप चले जाओ, वहां पर तो होमोजीनियस सेम साइज की पैंटें, शर्ट्स वगैरह बन रही है, तो वो अलग हो जाता है। यहां पर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ रहा है। एक्सप्लेन ऑब्सोलेसेंस and circumstances under which materials become obsolete, state the steps to be taken for its treatment. Very important question. पहले तो आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि obsolescence होता क्या है। Obsolescence is defined as the loss in the intrinsic value of an asset due to its supersession. भाई ये supersession क्या होता है सर? पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा। अगर एक कोई चीज आ रही है मार्केट में, उसको दूसरी चीज सुपरसीड कर जाती है, उसको रिप्लेस कर देती है, उसे बोलते हैं सुपरसेशन। और यही ऑब्सोलेसेंस होता है कि आपका जो मटेरियल है पुराना हो गया, भले उसकी क्वालिटी अच्छी हो, बट उसके जगह पर दूसरा मटेरियल आ गया है जो हम रिप्लेस कर कर अपना नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर हम पुराना मटेरियल यूज करेंगे तो वो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनकर निकलेगा नहीं। जैसे एंड्रॉइड का वर्जन मान लीजिए, वो तो खैर सॉफ्टवेयर की टर्म्स में हो गया कि वर्जन, नया वर्जन आ गया, विंडोज 10 आ गई है, ये सॉफ्टवेयर की टर्म्स में हो गया। वैसे प्रोडक्ट की टर्म्स में भी होता है, नया हार्डवेयर आ गया, नया मटेरियल आ गया, तो वो चीज़ जो है बेटर एफिशिएंसी के साथ काम करती है, उससे जो मटेरियल से आप फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो आप कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे, जो पुराना पड़ा हुआ है या जो आपके कंपटीटर यूज़ करने स्टार्ट कर चुके हैं?
जो कंप्यूटर यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो उस केस में जो आपका पुराना मटेरियल होगा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा और उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप? मटेरियल में बिकम ऑब्सोलीट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कहाँ पर ऑब्सोलीट हो जाते हैं? जहां पर स्पेयर पार्ट है, कंपोनेंट है किसी मशीनरी का यूज इन द मैन्युफैक्चर एंड दैट मशीनरी बिकम्स ऑब्सोलीट। अगर वो मशीन पुरानी हो गई और नई मशीन आ गई तो उस पुरानी वाली मशीन के जो भी स्पेयर पार्ट्स पड़े होंगे वो सब भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे। वेयर इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट विच हैज बिकम ऑब्सोलीट। ऐसा फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि अब मार्केट में आना बंद हो गया है। हाँ जी, जैसे मान लो कि आप पुराने वाले डेस्कटॉप बना रहे हैं, आजकल तो लैपटॉप आते हैं, एलसीडी एलईडी स्क्रीन वाले आते हैं, तो पुराना वाला मॉनिटर बना रहे हैं, उसको बनाने के लिए जो कंपोनेंट लगता है वो रखा हुआ है, और वो मॉनिटर बनने बंद हो गए तो जो पुराना मटेरियल पड़ा हुआ है वो भी आपका ऑब्सोलीट हो गया। वेयर द मटेरियल इटसेल्फ इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मटेरियल ड्यू टू आइदर इंप्रूव्ड क्वालिटी और फॉल इन द प्राइस। बहुत सारे नए प्रोडक्ट आ गए हैं, नए मटेरियल आ गए हैं, सस्ते दाम पर हाई क्वालिटी के मटेरियल आपको मिल रहा है, तो कौन वो पुराना मटेरियल यूज करेगा? कोई यूज करेगा नहीं। आपको और सस्ते दाम पर अच्छी क्वालिटी मिल रही है, आप अपने प्रोडक्ट में लगाना चाहते हो, अपनी कस्टमर को खुश करना चाहते हो, तो उस केस में जो मटेरियल आप यूज करना बंद कर दोगे, अब जिस मटेरियल को सुपरसीड किसी और ने कर लिया है, तो वो आपका जो मटेरियल होगा पुराना वाला वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी में? इन ऑल थ्री केसेस द वैल्यू ऑफ ऑब्सोलीट मटेरियल हेल्ड इन स्टॉक इज अ टोटल लॉस एंड इमीडिएट स्टेप्स शुड बी टेकन टू डिस्पोज इट ऑफ एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस। भैया जितने में निकल रहा है निकाल दो, कबाड़ी वाला जितने में ले रहा है निकाल दो। द लॉस अराइजिंग आउट of the obsolete material on abnormal loss does not form part of the cost of manufacture। मतलब एक तरह से जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से तो रिकवर नहीं कर सकते, अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस है। अचानक से चीज़ें चेंज हो गई, बदल गया एटमॉस्फेयर। पहले मोबाइल में जो है दूसरे सिस्टम चलते थे, एंड्रॉयड के आते ही सब कुछ बदल गया। तो वैसे ही होता है कि नया मटेरियल आया और उसने सबको बदल के रख दिया, सबको बदल के रख दिया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या आ रहा है देखेंगे यहाँ पर। हाउ नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल अराइजिंग ड्यूरिंग द स्टोरेज ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। वैसे देखा जाए तो जो नॉर्मल लॉस है उससे हम मटेरियल की प्राइस को ही इन्फ्लेट कर देते हैं, जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाता है। ये मैंने आपको करवाया हुआ है और वही चीज यहाँ पर आएगी। डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफेक्टिव्स क्या होते हैं? कॉस्ट अकाउंट्स आप बनाते हैं, कॉस्टिंग आपने पढ़ा है। डिफेक्टिव्स क्या होते हैं? यानी ऐसे यूनिट्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बने, बनाने थे, कुछ डिफेक्ट रह गया है, उसे ठीक कर कर बेचा जा सकता है, उन्हें रिकंडीशन करके, रीवर्क करके, रीफर्बिश्ड फॉर्म में बेचा जा सकता है। अगर आप आज भी अमेजन पे, गूगल पे टाइप करेंगे रीफर्बिश्ड लैपटॉप, यानी ऐसे लैपटॉप जिनमें बनने के टाइम कोई खराबी आ गई होगी, कंपनी के नोटिस में आया, उसमें वो करेक्शन करी गई है, उस खराबी को दूर किया गया है और थोड़े सस्ते दाम पर बेच रहे हैं रीफर्बिश्ड के नाम से। रीफर्बिश्ड का मतलब उसे दोबारा से ठीक करा गया है और थोड़े सस्ते दाम पर बेच रहे हैं एज कम्पेयर टू द न्यू प्रोडक्ट। द पॉसिबल वे ऑफ treating defectives in the cost accounts are as below. When defectives are normal and it is not beneficial to identify them job wise, then the following methods may be used. मतलब नॉर्मली आपको मालूम है कि भाई 10 प्रोडक्ट बनाने तो एक डिफेक्टिव तो बनता ही है, नॉर्मल है तो उसे आप प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं। जो गुड यूनिट्स हैं वो उसकी कॉस्ट बियर करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। ये कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन की बात करी जा रही है। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन की, जो तो लगना था मटेरियल लेबर लग गया, वो सब लगने के बाद खराब प्रोडक्ट बना, उसको ठीक करने की कॉस्ट की बात हो रही है। क्या करा जाएगा? अगर आप जॉब वाइज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तो उस केस में जो है कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डिफेक्टिव इज चार्ज टू गुड यूनिट्स। दिस मेथड इज यूज व्हेन डिफेक्टिव्स रेक्टिफाइड आर नॉर्मल। अब डिफेक्टिव को ठीक करके आपने नॉर्मल कंडीशन पर ले आए हो, बिल्कुल उसके बराबर ले आओ, एट पार ले आओ, जैसे आपके नॉर्मल प्रोडक्ट बन रहे थे, तो आप देख सकते हैं इतना तो नॉर्मली होता है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा लगता है ये जो डिफेक्टिव आते हैं उन्हें ठीक करने का, तो आप गुड यूनिट से चार्ज कर सकते हैं, गुड यूनिट की कॉस्ट बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज जनरल ओवरहेड में डालेंगे। बट इफ डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफेक्टिव्स कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, तो उस केस में जनरल ओवरहेड। और अगर डिपार्टमेंट जो रेक्टिफाई कर रहा है उससे हमें मालूम है कौन सा डिपार्टमेंट है, मतलब जिसकी वजह से डिफेक्टिव हुए थे, उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर देंगे डिफेक्टिव को ठीक करवाने की कॉस्ट। व्हेन नॉर्मल डिफेक्टिव आर इजीली आइडेंटिफिएबल विद स्पेसिफिक जॉब, तो उसकी रीवर्क कॉस्ट भी उस जॉब पर चार्ज करी जाती है। व्हेन डिफेक्टिव्स आर एबनॉर्मल तो कॉस्टिंग पीएनएल में डाला जाता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी एनालिसिस। इतनी सारी इन्वेंट्री है, सबको सब कुछ मैनेज करने जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए क्या करते हैं?
3 कैटेगरीज में अपनी इन्वेंट्रीज को क्लासीफाई कर देते हैं। एक कैटेगरी वो जो टोटल आइटम्स का 10% है पर वैल्यू में 70% है, इस पर हम ज़्यादा कंट्रोल लगाएंगे, इनकी ना ओवर स्टॉकिंग करेंगे ना शॉर्टेजेस होने देंगे, पूरा मेंटेन करेंगे। कैटेगरी भी ऐसी है जो 20% टोटल आइटम का है, 20% क्वांटिटी, 20% वैल्यू टर्म्स में है, इस पर आप नॉर्मल कंट्रोल लगा सकते हो। महीने में एक बार इन्वेंट्री काउंटिंग कर लिया। एक कैटेगरी वाले में वीकली काउंटिंग कर रहे हो, डेली काउंटिंग कर रहे हो। कैटेगरी सी जो है वो 10% इन वैल्यू है और 70% इन क्वांटिटी है, इस पर आप बहुत ही कम कंट्रोल लगाएंगे, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल कंट्रोल लगाएंगे, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो सिर्फ 10% है और खूब सारे जगह पर गोडाउन में फैले हुए हैं। तो ऐसे आप ना कैटेगराइज करके अपने एफर्ट्स, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस दैट वुड अक्रू इन यूजिंग द LIFO मेथड ऑफ प्राइसिंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक। LIFO मेथड तो आपको मालूम है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में है वो पहले जाएगा। इसकी एडवांटेजेस क्या होती है कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसमें जो लास्ट में आया वो पहले जाकर कॉस्ट ऑफ मटेरियल का पार्ट बन रहा है, तो जो कॉस्ट बनेगी वो नियर टू दी करंट मार्केट प्राइस बनेगी, जिससे कि आप मैच कर पाएंगे कि अच्छा आपने बेचा बनाने के बाद तो उस सेल्स के सामने आपने वो कॉस्ट रखी है जिस कॉस्ट में अधिकतर वही हिस्सा है जो आपने लेटेस्ट बाई किया था, उसी में से जाकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वो हिस्सा बना है। यूज ऑफ LIFO ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री की भाई कॉस्ट बढ़ी जा रही है। पहले 5 रुपए की एक यूनिट आता था रॉ मटेरियल का, अब 7 का हो गया, फिर 8 का हो गया, धीरे धीरे हर महीने बढ़ रहा है। तो क्या होगा, तो क्योंकि आप LIFO फॉलो कर रहे हैं तो ये अननेसेसरी हाई प्रॉफिट नहीं बताएगा, क्योंकि जो आप प्राइस बढ़ने के बाद खरीदते हो तुरंत वो आप लगा भी देते हो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इसके लिए आपकी कॉस्ट हाई हो जाएगी और अननेसेसरी आपके ज़्यादा प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होंगे। The profit shown by use of LIFO is relatively lower because the cost of production takes into account the rising trend of the material prices. When price of material fall, the use of LIFO method accounts for rising the profit। हाँ जी, उल्टा हो गया, प्राइसेस फॉल होनी स्टार्ट हो गई, तो जैसे ही नेक्स्ट यूनिट खरीदी 5 की जगह 4 पर मिल गई, तो आपने खरीदी, अब उसको डिस्पैच करा, आपने प्रोडक्शन के लिए भेजा, वर्क इन प्रोग्रेस में भेजा, तो 4 रुपये से चले गया, फिर 3 रुपये हो गया अगले महीने, तो 3 रुपये वाला भेजा, तो जो 5 रुपये में 7 रुपये में खरीदा था वो तो पड़ा ही हुआ इन्वेंट्री पर, तो उस केस में आपकी प्रॉफिट तो ज़्यादा आ जाएंगे, बट जो आपकी इन्वेंट्री रहेगी वो बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव प्राइस पर रहेगी, यानी एक हायर प्राइस पर इन्वेंट्री मेंटेन रहेगी। ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड, इन्फ्लेशन जब है, यूज ऑफ LIFO विल शो द करेक्ट प्रॉफिट एंड दस अवॉइड पेइंग अनड्यूली हाई टैक्सेस टू सम एक्सटेंट। अगर इन्फ्लेशनरी पीरियड चल रहा है, प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी जा रही है, LIFO फॉलो कर रहे हैं आप, तो आपके जो नए नए यूनिट्स हायर प्राइस पे खरीदे जा रहे हैं आप वही लगाए जा रहे हैं, उसी प्राइस पर आप लगाए जा रहे हैं, प्रॉफिट आपके कम आएंगे क्योंकि ज़्यादा प्राइस आपकी कॉस्ट की आ रही है, तो प्रॉफिट कम आएंगे तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा, ये इसके बेनिफिट हैं। मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होती है, हाउ विल यू डील इट इन कॉस्ट अकाउंट। देखिए, मटेरियल को हैंडल करने की जो कॉस्ट है, रिसीविंग से लेकर स्टोर करने से लेकर इशूइंग एंड हैंडलिंग मटेरियल, वो सभी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट का पार्ट है। 2 अप्रोचेज हैं इसकी। फर्स्ट अप्रोच कहती है इंक्लूजन ऑफ दिस कॉस्ट एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल बाय एस्टेब्लिशिंग अ सेपरेट मटेरियल हैंडलिंग रेट। अंडर अदर अप्रोच दिस कॉस्ट मे बी इंक्लूडेड अलॉन्ग विद दोज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। 2 अप्रोचेज कहती है, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं CA फाइनल में है, वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों के लिए है, CMA वालों के लिए है, तो वहां पर लिखा होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करवाए जाते हैं। मतलब जो CMA कोर्स कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन रहे हैं, उन्हें उनके स्टैंडर्ड्स करवाए जाते हैं। वहां पर ये सब लिखा होता है कि आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जैसे कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर, वैसे उनके लिए भी मेथड हैं, उनके लिए भी कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जो कि आपको नहीं करवाए जाते। तो एक मेथड कहता है कि भैया आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में डालो मटेरियल हैंडलिंग को, दूसरा कहता है कि आप उसी का पार्ट बनाओ। बेटर क्या रहेगा, आप मटेरियल खरीद कर ले आए अपने स्टोर में, उसके बाद जो हैंडलिंग वगैरह का खर्चा है वो सब आपका ओवरहेड का पार्ट बनता है, ना कि मटेरियल का। मटेरियल को हैंडल करने का जो खर्चा है वो सब आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एट द टाइम ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग, क्वेश्चन 25 कहता है इट वॉज फाउंड दैट एक्चुअल स्टॉक लेवल वॉज डिफरेंट फ्रॉम द क्लरिकल और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स। व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर सच डिफरेंसेस, हाउ यू विल डील विद सच डिफरेंसेस। स्टॉक लेवल में डिफरेंस क्यों आया, जो बुक्स में आ रहा है और जो आपने काउंटिंग करी उसमें डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि रॉन्ग एंट्री माइट हैव बीन मेड इन स्टोर लेजर
और बिन कार्ड. The items of material might have been placed in the wrong physical location in the store. एक यूनिट कम आती है, ऐसा होता है, मैं बता रहा हूं आपको. एक यूनिट कम आती है एक पर्टिकुलर टाइप की और दूसरे टाइप के मटेरियल की यूनिट ज़्यादा आती है, तो उसका एक डब्बा आपने दूसरे मटेरियल के साथ रख दिया, बाद में पता लगता है तो एक में प्लस एक में माइनस आती है, उस कारण से भी डिफरेंसेस आते हैं. गलत रिकॉर्डिंग कर दी तो डिफरेंसेस आते हैं. अर्थमेटिकल एरर माइट हैव बीन मेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द स्टोर्स बैलेंस ऑन द बिन कार्ड और द स्टोर लेजर व्हेन अ मैनुअल सिस्टम इज ऑपरेटेड. भाई कंप्यूटराइज में तो दिक्कत नहीं होगी, पर मैनुअल में कई बार टोटलिंग वगैरह में दिक्कत हो जाती है. अब जब आप स्टॉक टेक कर रहे हैं, आप टोटल काउंट कर रहे हैं, वहाँ से मैच नहीं हो रहा है जो कार्ड पर लिखा हुआ है, वहाँ पर कुछ और लिख दिया टोटल में कि भैया इस रैक में 10 टेबल्स हैं या 10 डब्बे पड़े हुए हैं, तो वहाँ गड़बड़ी हो जाती है, जबकि एक्चुअली में 15 है. या फिर एक्चुअली में स्टॉक जो है चोरी हो गया, चोरी हो जाएगा तो मिसमैच होगा ही होगा. When a discrepancy is found at the time of stock taking, the individual store ledger account and bin card must be adjusted so that they are in agreement with the actual stock. दोनों को मैच कर लो, दोनों को मैच कर लो. If actual stock is less than the computer record, then the value of the appropriate store ledger and bin card must be reduced. क्योंकि एक्चुअल स्टॉक लेस आया है, आपने रिकॉर्ड्स में ज़्यादा शो किया है, तो उसे रिड्यूस करना पड़ेगा और डिफरेंस को आप फैक्ट्री ओवरहेड में डाल सकते हैं.